नमस्ते। अध्याय जीवन की चुनौतियों का सामना। इसमें हमने थोड़ी बातें पहले की है और आज हम फिर से इससे में अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, कुछ तत्वों के माध्यम से, कुछ मुद्दों के माध्यम से, और देखेंगे कि अन्य कौन सी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। तो हम शुरू करते हैं कि दबाव एवं स्वास्थ्य। अब दबाव के हमारे संवेगात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक और अन्य व्यवहारात्मक क्या प्रभाव पड़ते हैं, यह पीछे के वीडियो में हम देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि दबाव एवं स्वास्थ्य पर क्या असर है। जब दबाव दीर्घकालिक होता है तो वह व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को भी दुर्बल करता है। दीर्घकालिक थकान, कमजोरी, मानसिक शिथिलता, निराशा की अवस्था जब होने लगती है तो हम इसे कहते हैं कि यह बर्नआउट है। एक चित्र हम यहाँ देखें, ये सामान्य अनुकूलन संलक्षण से है। पहले मैं इस पर चर्चा करूंगी, तभी उस चित्र का भाव समझ में आएगा। सामान्य अनुकूलन संलक्षण जो है, यह क्या है? जब दबाव सतत रूप से दीर्घकाल तक बना रहता है तो शरीर में क्या घटित होता है। इस पर सेले ने अध्ययन के परिणाम स्वरूप पाया कि सभी में समान प्रतिरूप वाली प्रतिक्रियाएं हुई। इसे उसने सामान्य अनुकूलन संलक्षण का नाम दिया। इसके 3 चरण उन्होंने बताए। पहला है सचेत प्रतिक्रिया चरण। सचेत प्रतिक्रिया चरण में क्या होता है? किसी हानिकारक उद्दीपकों या दबाव कारक की उपस्थिति के कारण एड्रिनल पीयूष कॉर्टेक्स तंत्र सक्रिय हो जाता है। यह उन अंतःस्रावों को छोड़ता है जिससे दबाव अनुक्रिया होती है और व्यक्ति संघर्ष या पलायन के लिए तैयार हो जाता है। प्रतिरोध का चरण। जब दबाव दीर्घकालिक होता है तो प्रतिरोध चरण प्रारंभ होता है। प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर के संसाधनों का अधिक सावधानी पूर्ण उपयोग करने को उद्धत होता है। तीसरा है परिश्रांति चरण। एक ही दबाव कारक या अन्य दबावों के समक्ष दीर्घकालिक उद्भाषण से शरीर के संसाधन निष्कासित हो जाते हैं, जिस कारण यह अवस्था आती है। सचेत प्रतिक्रिया तथा प्रतिरोध चरण में कार्यरत शरीर क्रियात्मक तंत्र अप्रभावी हो जाते हैं। इस मॉडल की यह थोड़ी आलोचना भी की गई कि दबाव में मनोवैज्ञानिक कारकों की बहुत ही सीमित भूमिका बताई गई है। अब हम पीछे आए। देखिए, ये जो हमने अभी चर्चा की वो इन्हीं 3 चरणों की चर्चा की। सामान्य प्रतिरोध का स्तर, जो सामान्य अनुकूलन संलक्षण की बात की हमने, उसमें सामान्य प्रतिरोध का स्तर कैसे विकसित होता है। तो पहले जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो हम अपने चेतन स्वरूप में प्रतिक्रिया करते हैं, यह बढ़ता है और प्रतिरोध के चरण से होता हुआ फिर परिश्रांति के चरण में आकर इसकी समाप्ति हो जाती है। एक और चित्र है, इसके आगे भी कुछ होगा। हाँ, दबाव और प्रतिरक्षक तंत्र है। तो प्रतिरक्षक तंत्र शरीर के भीतर तथा बाहर से होने वाले हमलों से शरीर की रक्षा करता है। इसमें श्वेत अणु बाह्य तत्वों को पहचानकर नष्ट करता है। इसमें ही टी सेल्स, बी सेल्स होते हैं जो रोग प्रतिकारकों का निर्माण करती है, प्रतिरक्षात्मक क्रियाओं में वृद्धि करती है। दबाव के कारण यह तंत्र प्रभावित होता है। अभी हम कोरोना काल में टी सेल्स की जानकारी बहुत हो रही है कि टी सेल्स जब बन जाते हैं तो हमारा शरीर कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाता है। टी सहायक कोशिकाओं पर ही एचआईवी हमला करते हैं। बी कोशिकाएं जो है वो रोग प्रतिकारकों का निर्माण करती हैं। प्राकृतिक रूप से नष्ट करने वाली कोशिकाएं वायरस या ट्यूमर दोनों के विरुद्ध लड़ाई लड़ती है। जीवन शैली। दबाव के कारण अस्वास्थ्यकर जीवन शैली या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार उत्पन्न हो सकते हैं।
व्यक्ति के व्यवहारों और निर्णयों का समग्र प्रतिरूप जीवन शैली कहलाता है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। दबाव से ग्रस्त रोगजनकों से असुरक्षित रहते हैं और दबाव का सामना हम कैसे करते हैं? सामना करना दबाव के प्रति एक गत्यात्मक स्थिति, विशिष्ट प्रतिक्रिया है। यह दबावपूर्ण स्थितियों या घटनाओं के प्रति कुछ निश्चित मूर्त अनुक्रियाओं का समुच्चय होता है, जिनका उद्देश्य समस्या का समाधान करना तथा दबाव को कम करना होता है। जिस प्रकार दबाव का सामना करते हैं, वह प्रायः हमारे अस्थायी गहरी जड़ों पर आधारित विश्वासों पर निर्भर करता है, जो हमारे अनुभव पर आधारित हैं। अभी हमने जो चीजें बताई, इसे हम यहाँ चित्र में देखेंगे कि किस तरह से हमारे संवेग उत्पन्न हो रहे हैं। भय, क्रोध, शत्रुता जैसे संवेग उत्पन्न होते हैं, तो ये दबाव हार्मोन को बनाते हैं और प्रतिरक्षक तंत्र को दुर्बल बनाते हैं। साथ ही साथ ऐसे संवेग उत्पन्न होने पर क्रोध का विस्फोट, क्रोधावेश का प्रदर्शन यानी संवेगों का प्रदर्शन, निराशा की भावना, विनिर्वर्तन, ये सभी जो है संवेग का प्रदर्शन इस रूप में होता है। ये भी प्रतिरक्षक तंत्र को दुर्बल बनाते हैं। इसके बाद जब हमारा संवेग का प्रदर्शन हो जाता है और यह स्थिति अगर सतत बनी रहती है, तो हम मानसिक और शारीरिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। एंडलर और पार्कर ने दबाव का सामना करने के लिए 3 युक्तियों के बारे में बताया। इसमें है दबावपूर्ण स्थिति के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करना, उनके प्रति क्या क्या वैकल्पिक क्रियाएं हो सकती है तथा उनके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, यह सब इनके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिकताओं तथा क्रियाओं के संबंध में निर्णय करना भी सम्मिलित होता है, ताकि दबावपूर्ण स्थिति का प्रत्यक्ष रूप से सामना किया जा सके। दूसरा है संवेग अभिविन्यस्त युक्ति। इसके अंतर्गत मन में आशा बनाए रखने के प्रयास तथा अपने संवेगों पर नियंत्रण सम्मिलित हो सकते हैं। कुंठा या क्रोध की भावनाओं को अभिव्यक्त करना या फिर यह निर्णय करना कि परिस्थिति को बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है, यह भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो सकता है। तीसरा है परिहार अभिविन्यस्त। इसके अंतर्गत स्थिति की गंभीरता को नकारना या कम समझना सम्मिलित होते हैं। इसमें दबावपूर्ण विचारों का सचेतन दमन तथा उनके स्थान पर आत्मरक्षित विचारों का प्रतिस्थापन भी सम्मिलित होता है। समस्या केंद्रित। लेजारस एवं फोकमैन ने दबाव का सामना करने की संकल्पना निर्धारण का एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में संकल्पित किया, न कि किसी व्यक्तिगत विशेषज्ञ के रूप में। किसी दबावपूर्ण कार्य के संपादन में जो आंतरिक या बाह्य मांगे होती हैं, उन पर विजय पाने के लिए, उन्हें कम करने के लिए या सहन करने के लिए निरंतर परिवर्तित होते रहने वाले संज्ञानात्मक तथा व्यवहारात्मक प्रयासों से ही दबाव का सामना करना संभव हो पाता है। दबाव का सामना करने से किसी समस्या का प्रबंध या परिवर्तन करने या उसके प्रति संवेगात्मक अनुक्रियाओं का नियमन करने की व्यक्ति को छूट मिलती है। उनके अनुसार सामना करने की अनुक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला समस्या केंद्रित। समस्या केंद्रित युक्तियां समस्या पर ही हमला करती हैं। ऐसा वे उन व्यवहारों द्वारा करती है जो सूचनाएं एकत्रित करने, घटनाओं को परिवर्तित करने तथा विश्वास और प्रतिबद्धता को परिवर्तित करने के लिए होती है। वे व्यक्ति की जागरूकता में वृद्धि करती है, ज्ञान के स्तर को बढ़ाती है तथा दबाव का सामना करने के संज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक विकल्पों में वृद्धि करती है। घटना से उत्पन्न खतरे की अनुभूति को भी घटाने का वो कार्य करती है। दूसरा है संवेग केंद्रित। संवेग केंद्रित युक्तियां प्रमुखतया मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने हेतु उपयोग की जाती है, जिससे घटना में परिवर्तन लाने हेतु, क्षमा कीजिए, ये दूसरी वाली लाइन टाइप हो गई है, जिससे घटना में परिवर्तन लाने जा रहे अल्प प्रयास करते हुए उसके बारे में उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक विघटन के प्रयासों को सीमित किया जा सके। अब हम आते हैं दबाव प्रबंधन की तकनीक पर। दबाव एक मूक हत्यारे के समान है।
यह माना जाता है कि शारीरिक रोग और अस्वस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अल्सर, मधुमेह, यहाँ तक कि कैंसर भी कड़े दबाव से संबद्ध होते हैं। जीवन शैली में परिवर्तनों के कारण दबाव में निरंतर वृद्धि हम देख पा रहे हैं। विद्यालय, दूसरी संस्थाएं, ऑफिस, समुदाय उन तकनीकों को जानने के लिए उत्सुक हैं जिनके द्वारा दबाव का प्रबंधन किया जा सके। इनमें से हम कुछ तकनीकों का वर्णन अभी करेंगे। पहला है विश्रांति की तकनीक। यह वे सक्रिय कौशल हैं जिनके द्वारा दबाव के लक्षणों एवं बीमारियों के प्रभावों में कमी लाई जा सकती है। प्रायः यह शरीर के निचले भाग से शुरू होती है तथा मुख पेशियों तक इस प्रकार लाई जाती है कि संपूर्ण शरीर विश्राम अवस्था में आ जाए। इसमें गहन श्वसन के साथ पेशी शिथिल का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में कुछ प्रविधियां दूसरा है ध्यान प्रक्रियाएं। इस विधि में कुछ प्रविधियां एक निश्चित अनुक्रम में उपयोग में लाई जाती हैं, जिससे ध्यान को फिर से केंद्रित कर चेतना को परिवर्तित स्थिति उत्पन्न की जा सके। इसमें एकाग्रता को इतना केंद्रित किया जाता है कि व्यक्ति किसी बाह्य उद्दीपन से परिचित हो जाता है और चेतना की भिन्न स्थिति में पहुंच जाता है। जय प्राप्ति। इस प्रक्रिया में दबाव के शरीर क्रियात्मक पक्षों को देखकर उन्हें कम करने के उपाय बताए जाते हैं। इससे वर्तमान में शरीर में क्या क्रियाएं हो रही है, इसके साथ विश्रांति का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण। यह एक आत्मनिष्ठ अनुभव है जिसमें प्रतिमा एवं कल्पना का उपयोग किया जाता है। मानस प्रत्यक्षीकरण के पूर्व व्यक्ति को वास्तविकता के अनुकूल एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। यह आत्मविश्वास के निर्माण में सहायक होता है। यदि व्यक्ति का मन शांत, आंखें बंद, शरीर विश्राम की अवस्था में हो तो यह सरल होता है। अवांछित विचारों के हस्तक्षेप में कमी आती है। व्यक्ति को सृजनात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फिर हम देखते हैं संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीक। इन तकनीकों का उद्देश्य व्यक्ति को दबाव के विरुद्ध संचारित करना होता है। मिचेनबाम ने दबाव संचारण प्रशिक्षण की एक प्रभावी विधि विकसित की। इस उपागम का सार यह है कि व्यक्ति के नकारात्मक एवं अविवेकी विचारों के स्थान पर सकारात्मक और सविवेकी विचार प्रतिस्थापित किए जाएं। इस तकनीक के 3 मुख्य चरण हैं: मूल्यांकन, दबाव न्यूनीकरण तकनीकें, अनुप्रयोग एवं अनुवर्ती कार्रवाई। ये मिचेनबाम की तस्वीर है। व्यायाम। दबाव के प्रति अनुक्रिया दबाव के प्रति व्यायाम। दबाव के प्रति अनुक्रिया के बाद जब अनुभव किए गए शरीर क्रियात्मक भाव प्रबोधन के लिए, यानी कि शरीर में चेतना के जागरण के लिए, व्यायाम एक सक्रिय निर्गम मार्ग प्रदान करता है। नियमित व्यायाम के द्वारा हृदय क्षमता में सुधार, फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि, रक्तचाप में कमी, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार होता है। यहाँ देखिए, व्यायाम कई तरह के हो सकते हैं। हम साइकिलिंग के रूप में कर सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम तैराकी कर सकते हैं, हम रस्सी कूद सकते हैं। और इसके बाद अब आते हैं कुछ प्रश्न। इन प्रश्नों को हम देखें। दबाव का सामना करने की युक्तियों में क्या शामिल नहीं है? प्रतिरक्षक तंत्र में क्या शामिल नहीं है? क्षमा कीजिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। दबाव प्रबंधन तकनीक में क्या नहीं आता? तो ये थी आज के ये दूसरे भाग, यानी कि जीवन की चुनौतियां का सामना करने से संबंधित अध्याय का दूसरा भाग लेकर हम आए थे। और यहाँ हमारी चर्चा को अब हम विराम देते हैं। तुरंत हाजिर होते हैं बहुत ही जल्दी, शीघ्रता से हम अगले भाग को वीडियो के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। तब तक हमें